Hello, Bacho. How are you? Fine. Today we are going to discuss the very important topic of electrostatics, that is Gauss theorem. Okay, so give the heading Gauss theorem. Gauss theorem. तो बच्चों इससे पहले हम लोगों ने देखा था कूलम्ब्स लॉ, राइट? नाउ इज योर गॉस थ्योरम. तो व्हाट द गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट. तो बच्चों गॉस थ्योरम पे ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई चार्ज हमारे पास है, देन वी इमेजिन वन सरफेस अराउंड दिस चार्ज. इस चार्ज के चारों तरफ हम एक सरफेस इमेजिन करते हैं जिसको कहते हैं गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस कहते हैं, गॉसियन सरफेस, राइट? तो इस चार्ज से कितनी फ्लक्स बाहर निकलेगी, फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ना पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? Gauss theorem states that the total flux coming out from Gaussian surface enclosing charge enclosing charge q is equals to 1 by epsilon naught times q. ये आपका टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एस. ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. गॉस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड फ्लक्स. चार्ज एंड फ्लक्स. तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में चार्ज होते हैं, या जहाँ चार्ज होता है, सपोज ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसी फील्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि इमेजिनरी लाइंस है. इस फील्ड में अगर हम कोई चार्ज को लाएंगे तो वो चार्ज आइदर अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, और वो मोशन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. क्लियर? अब क्वेश्चन आती है दैट इज फ्लक्स, जो हमने किया था. फ्लक्स, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस, दैट इज इमेनेटिंग और कमिंग फ्रॉम दिस चार्ज. तो गॉस साहब कहते हैं अगर ये चार्ज है, इसके चारों तरफ हम एक एरिया इमेजिन करेंगे, राइट? अगर सिंगल चार्ज है तो हम स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करेंगे. तो उस स्फेरिकल सरफेस से कितनी फ्लक्स बाहर आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड, जितना वो अंदर में चार्ज है, इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. ये क्या है एप्सिलॉन नॉट? दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. क्लियर? तो आइए इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं. गॉस लॉ का स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ. It states that the total flux coming out from a Gaussian surface, enclosing a charge is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed. Please note it down. it states that total flux
coming out from a Gaussian surface enclosing a charge is equals to 1 by epsilon naught times charge enclosed. इसको हम ऐसा लिखते हैं बच्चों, डायग्राम में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर कोई चार्ज प्लस क्यू है तो हम इमेजिन करते हैं एक सरफेस इसके चारों तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस. यहाँ से टोटल फ्लक्स जो आएगी, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू, फ्लक्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जो भी यहाँ से निकलेगी, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज एनक्लोज्ड. तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, फ्लक्स coming out from the Gaussian surface is equals to 1 by epsilon naught into Q. तो बच्चों फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, हमने पहले पढ़ा है, फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक ई डॉट ए, ये भी होता है, इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू. एरिया, अगर हम छोटी सी एरिया की बात करें तो ई डॉट डी एस. स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात करें तो हम डी एस लिखते हैं, और इसी ई डी एस सबको जोड़ देंगे तो मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट, क्लोज इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे, तो दैट इज़ फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ. टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए सरफेस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, flux E dot A, this area, if we consider small area element, मान लो हम छोटा सा यहाँ पे एक एरिया इमेजिन करते हैं ds, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगी उसको हम लिखेंगे E डॉट ds. इसी तरह से हम यहाँ एरिया इमेजिन करेंगे, यहाँ करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस निकल जाएगी, जिसको हम इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं. तो ये आपका स्टेटमेंट रहा गॉस लॉ का, प्लीज नोट इट डाउन. हाँ, तो बच्चों दिस इज योर गॉस लॉ. नाउ लेट अस प्रूव इट, राइट. तो आपको ये मालूम हो गया कि अगर मतलब जैसे कोई भी सरफेस है, राइट, किसी सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, तो इस गॉसियन सरफेस से जो भी फ्लक्स निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद रखना है, राइट. ये दैट इज, इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, इतने फ्लक्स इस सरफेस से निकलेंगे, दैट इज़ द फ्लक्स, राइट. अगर हम इसके अंदर और कुछ डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डालते हैं, राइट, तो फ्लक्स की मात्रा कम हो जाएगी. और इसका प्रूफ बच्चों इम्पोर्टेंट है, कैसे हम प्रूफ करें कि टोटल फ्लक्स इतना ही आएगा. तो लेट अस डू द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. प्रूफ, तो प्रूफ में हम क्या करते हैं, एक चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू, और ये एक स्फेरिकल सरफेस जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, इसका रेडियस को हम r मान लेते हैं, r इज़ द रेडियस, ओके. और एक यहाँ हम सरफेस एरिया मान लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ds, ना. और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, राइट. और इसकी जो डायरेक्शन होगी आर कैप ये, और इस स्मॉल एरिया ds, इसकी जो एरिया वेक्टर होगी, एरिया वेक्टर भी हम इसके परपेंडिकुलर ही मानेंगे बच्चों. तो मैं यहाँ ऊपर बना रहा हूँ, ये आपका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है, जिसको हम क्या लिखते हैं, ds वेक्टर. और ds वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ds नॉर्मल की तरफ होता है. दिस इज द कंसेप्ट हियर, ओके. तो प्लीज फिगर बना लेंगे बच्चों. Proof. Consider an isolated point charge. Consider an isolated point charge Q. Okay.
consider isolated point charge q center q centered at O of sphere of radius r ओके एक आइसोलेटेड चार्ज माना गया है जो कि इस स्फीयर के सेंटर पे है। इसकी डिस्टेंस इस स्फीयर की जो रेडियस है वो r है। ठीक है, क्लियर बच्चों। उसके बाद एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया मान लिए हैं, कहीं भी मान सकते हैं आप, कहीं भी एलिमेंट्री एरिया। या इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज दिस ER। इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज DS वेक्टर। उस एरिया वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, DS n कैप, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एरिया वेक्टर होता है वो जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है, राइट, दैट इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम n कैप से लिखते हैं, दैट इज नॉर्मल की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग रेडियस की तरफ ही होगा। क्लियर। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया, इसको भी लिख लो। कंसीडर एन एरिया एलिमेंट DS, the area vector is DS vector equals to DS डायरेक्शन नॉर्मल। क्लियर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, इट इज़ प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द रेडियस। तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू DS से जो फ्लक्स होगी इज गिवन बाई मान लेते हैं d फाई, दैट इज E डॉट DS। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, K Q/r², और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी डॉट DS वेक्टर दैट इज DS n कैप। एनी प्रॉब्लम। इस एरिया से कितनी फ्लक्स निकल रही है, तो ये स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, E डॉट एरिया ही होता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी जो एरिया वेक्टर है DS है, DS इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² अलोंग द रेडियस वेक्टर दैट इज r कैप लिखेंगे, और एरिया वेक्टर को हम DS n कैप लिखेंगे। नोट इट डाउन प्लीज। ओके, नाउ मैं इसको मिटा रहा बच्चों। Now d phi is equals to electric flux through this small area is equals to r डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, तो r कैप एंड n कैप, राइट, मैं यहाँ करता हूँ r कैप डॉट n कैप। ओके, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ n कॉस, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो कॉस 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। तो वी गेट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ds. We get this one. ये हो गई फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया. टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस होल सरफेस एरिया. तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई. ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई दैट इज क्यू डी एस बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. क्लियर? तो मिटा रहा हूँ मैं बच्चों. ना बच्चों यहाँ देखिए सब कांस्टेंट है तो सब बाहर निकाल लेते हैं. क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज कांस्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. ओके बच्चों, इंटीग्रेशन ये डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस डी में पूरा क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे. इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक गोला सा लगा देते हैं जिसको कहते हैं क्लोज इंटीग्रेशन. क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन मीन्स हमको पूरा सरफेस पे इंटीग्रेशन करना है. राइट? तो दैट इज अगर हम पूरे सरफेस पर क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो व्हाट विल बी द सरफेस एरिया. ओके, तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया. सबको इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा. तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये देखो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल. तो वी गेट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. So therefore total flux passing through a closed surface enclosing a charge q is equals to q by epsilon naught. Hence proved. Hence proved. तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट गॉस लॉ एंड प्रूव इट. स्टेट गॉस लॉ एंड प्रूव इट. डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज प्रैक्टिस इट. ओके, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, यू कैन चैट मी, यू कैन गिव योर problems in my WhatsApp group. This is your Gauss law statement and proof. ओके तो बच्चों एक और क्वेश्चन आता है इसी में कि गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूफ करिए. प्रूफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ. ये तो हमने प्रूफ किया गॉस लॉ को, राइट. नाउ अनदर क्वेश्चन जो आता है दैट इज प्रूफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ. तो हम लोग उसको करने जा रहे हैं. तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, पूरा मिटा देता हूँ. ओके that is Coulomb's law from Gauss law, Coulomb's law from Gauss law. So again we consider a charge q plus q centered at a sphere of radius r. ओके फिर हम यहाँ एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे ds एंड यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल पास दैट इज E और इसकी डायरेक्शन r कैप. और जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज ds vector equals to ds normal n cap. Okay, so Coulomb's law from Gauss law. So we know that Gauss law that is your EDS, that is flux through this surface
एरिया EDS, और यू कैन से टोटल फ्लक्स, हम ऐसा लिख दें, टोटल फ्लक्स हो गया थ्रू दिस स्फीयर इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. वी नोट दिस इज गॉस लॉ. ये क्या है? गॉस लॉ. यहाँ लिख देता हूँ गॉस लॉ. दिस इज गॉस लॉ. गॉस लॉ क्लियर. तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर दैट इज EDS इंटीग्रेशन. DS पहले हम इसका फ्लक्स निकालेंगे तो EDS हो जाएगा. EDS क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा. दैट इज इक्वल्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट. दैट इज कूलम्स लॉ. नाउ फ्रॉम हियर बच्चों E को हम बाहर निकाल लेते हैं. इसका इंटीग्रेशन DS का इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ इसका हम जब क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे DS का तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिल जाएगा. दैट इज 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. एंड फ्रॉम हियर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. नाउ अगर हम अभी इमेजिन करें कि एक टेस्ट चार्ज, कूलम्स लॉ में कम से कम 2 चार्ज तो चाहिए. अभी तक तो एक चार्ज था, एक चार्ज के द्वारा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया. क्लियर. नाउ कूलम्स लॉ में 2 चार्ज चाहिए. तो हम इमेजिन करते हैं कि टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं. मान लेते हैं इफ़ एक टेस्ट चार्ज Q0 इज़ हियर. दैट इज इफ़ ए टेस्ट चार्ज Q0, no? If a test charge Q0 is placed at the surface, then force experienced by Q0 is, तो फोर्स F इक्वल्स टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 इंटू E. यही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. क्लियर. अगर हम यहाँ Q0 चार्ज रखते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q0. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स बाई Q, फोर्स बाई चार्ज. अब मैं इसको मिटा रहा हूँ. ओके. तो बच्चों E की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो फोर्स इक्वल्स टू Q0. E की वैल्यू थी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. तो दिस इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q0 एंड Q inversely proportional to square of distance, and this is constant. So this is Coulomb's law. Q0 by 4 pi epsilon naught R square. This is Coulomb's law. Hence proved. So very important topic. What is Gauss law? Proof Gauss law. And then from Gauss law, proof Coulomb's law. तो बच्चों Coulomb's law पहले आया Gauss law से, राइट. लेकिन Gauss law एक जनरलाइज्ड फार्मूला है. Coulomb's law एक स्पेशल केस है Gauss law का. क्लियर. Coulomb's law is the special case of Gauss law. बट गॉस लॉ इज ए जनरलाइज फार्मूला. तो एप्लीकेशन क्या है इसका? गॉस लॉ का एप्लीकेशन यही है कि वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफरेंट systems of charges. That is a very important application and very easily we can determine the electric field. Okay, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए इसको.
Now बच्चों let us see some numericals. If electric field is 6I cap plus 3J plus 4K, calculate the electric flux through a surface of area 20 units in YZ plane. तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जो नॉर्मल होता है एरिया वेक्टर क्या होता है, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द, ये सरफेस है तो दिस इज एरिया वेक्टर, नॉर्मल परपेंडिकुलर, राइट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, राइट, और कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स का एरिया है इन YZ प्लेन। तो एरिया YZ प्लेन में है, एरिया इज इन YZ प्लेन, तो इसका जो नॉर्मल होगा ऐसा होगा। तो आपको खुद इमेजिन करना है, ये मतलब x डायरेक्शन, ये मतलब x डायरेक्शन, तो I कैप, राइट। तो कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, आंसर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, डॉट ds, यही तो होता है, राइट, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। और हम ऐसा भी देख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू E डॉट A, लाइक दैट। E कितना दे रखा है, E इज 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, राइट। ये हो गया एरिया वेक्टर 20 यूनिट से इन YZ प्लेन। तो नॉर्मल x में होगी तो हम ऐसा लिखेंगे 20I कैप। तो डैट इज इक्वल्स टू, ये डॉट प्रोडक्ट आप जानते ही हैं, आई जैसे मल्टीप्लाई, तो 120 यूनिट्स, दिस इज द आंसर, 120 यूनिट्स। तो स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज हियर कि सर इसमें कैसे हम इसको लेंगे। तो डेट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का जो कंसेप्ट है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, so that is from that concept you have to use here and then you will get them is 120 units. This is the electric flux through this area. Clear? Please note it down. Now let us see another question, very important question बच्चों। क्या कह रहा है, a cylinder is placed in a uniform electric field E with its axis parallel to the field, so that total flux through the cylinder is 0. तो आप एक सिलेंडर इमेजिन करिए, ये आपका सिलेंडर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो एक्सिस है इस तरह दे रखा है along the axis with its axis parallel to the फील्ड के पैरेलल में। अब कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 दिखाइए, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। अगर एक सिलेंडर को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक सिलेंडर मैंने प्लेस कर दिया, तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाउ यू प्रोसीड, कैसे करेंगे आप वीडियो पॉज करके ज़रूर करिए, ओके। तो बच्चों वी हैव टू इमेजिन द अगेन एरिया वेक्टर। तो मान लेते हैं यहाँ इस पे हम एरिया वेक्टर इमेजिन कर लेते हैं, ये आपका एरिया वेक्टर है, राइट। दिस इज़ द स्मॉल एरिया ds मान लेते हैं, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा दैट इज ds, ये आएगा, राइट। इसमें भी एक स्मॉल एरिया इमेजिन कर लेते हैं, ये ds है, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा दिस इज ds, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन पे है। यहाँ एक एरिया हम इमेजिन कर लेते हैं बच्चों, ये एरिया, यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर होगा दैट इज ds। पहले तो आपको एरिया वेक्टर चूज़ कर लेना है, स्मॉल एरिया कंसीडर करके, एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करके आपको एरिया वेक्टर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ आप इस सिलेंडर में देखेंगे, एक सरफेस तो ये हो गया, एक सरफेस तो ये हो गया, और एक इसका ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है ये हो गया, मतलब 3 सरफेस है, यहाँ से फ्लक्स निकल सकती है। तो एक हमने एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, इसका जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, इस साइड नहीं बनाएंगे, इनवर्ड नहीं बनाएंगे बच्चों, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, ये एरिया वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस साइड है, यहाँ स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है। यहाँ एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स आएगा थ्रू दिस सिलेंडर,
राइट। तो वी कैन राइट दैट इज इंटीग्रेशन ई डी एस, मतलब मान लेते हैं ये फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ये इसको नंबर 1 मान लेते हैं, इसको नंबर 2 मान लेते हैं, इसको नंबर 3 मान लेते हैं, राइट, लाइक दैट, प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस नंबर 2, राइट, एंड देन प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस नंबर 3। टोटल फ्लक्स यही होगा। सो दैट इज ई डी एस फर्स्ट वाला में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे दैट इज ई डी एस, ये डॉट होता है, आपको पता ही है, ऑल आर डॉट प्रोडक्ट। तो ई डी एस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, प्लस सेकेंड वाला में सेम डायरेक्शन है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, प्लस थर्ड वाला में ई डी एस परपेंडिकुलर है, तो यू कैन राइट ई डी एस कॉस 90 डिग्री। क्लियर। नाउ cos 180 का वैल्यू -1 होता है बच्चों, राइट। और जब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे डी एस का, तो इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं दैट इज इसका इंटीग्रेशन, राइट, तो पाई आर स्क्वायर, या हम यही लिख देते हैं, अदर सम स्टूडेंट विल गेट कंफ्यूज, ई ना, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4 पाई, नॉट 4 पाई, इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, राइट। और इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, मैं मिटा के लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे डी एस क्या होगा 2 पाई आर एल होता है ना, दैट इज़ 2 पाई आर एल, क्योंकि मैंने यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगाया है, 2 पाई आर एंड इसकी लेंथ मान लेते हैं एल, तो 2 पाई आर एल, यही तो होगी। क्लियर। मैंने यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगाया था, इसलिए इंटीग्रेट करके वैल्यू को लिख दिया। जैसे डी एस, ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डी एस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल दोनों का बीच का जो एंगल है cos 180 डिग्री। इसी तरह से ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो दैट इज़ एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, दैट इज़ या 0 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज़ 2 पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया एंड एंगल इज़ 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 180, मतलब माइनस, ये होता है बच्चों -1। cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है ना, तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो प्लस ई पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगी, cos 90 0 होती है, दैट इज़ प्लस 0, तो दैट इज़ ये ऑटोमेटिक सब कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज़ 0। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो स्टूडेंट यू should clear your concept and understandings, okay. Any problem, any doubt, you can ask me on my WhatsApp group, you can give your comments, right, please like, share and subscribe my video। पढ़ते रहिए with this, thank you बच्चों।